हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई एम नीतू कुमारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज द सीरीज ऑफ 300 प्लस क्वेश्चन। ओके, सो लेक्चर नंबर ये 6 है। 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में लेक्चर्स को देख लें। ओके, सो विदाउट मच एडो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें मैंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर लिमगिल की। सो ये जो है दूधिया जो है चूने का पानी को कौन बना देता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास में ये है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड आयरन, आयरन एंड मरकरी, कॉपर एंड टिन एंड जिंक। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूँ तो ब्रॉन्ज का हिंदी होता है कांसा। ठीक है, कांस्य पदक आपने सुना होगा कि ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, तो ये बेसिकली बनता है कॉपर एंड टिन से। ठीक है, और अगर मैं ब्रास की बात करूँ तो ब्रास जो है वो बनता है कॉपर और जिंक से। किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ब्रॉन्ज में जेड लगा हुआ है, तो यहाँ पे जेड नहीं आएगा, यानी कॉपर एंड टिन। टिन को एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रास में जेड नहीं है तो उसमें जेड आएगा, यानी कॉपर और जिंक। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैथोड, कटायन, अनायन और एनोड। सो अगर ऋण आवेशित चार्ज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, खो दिया, तो ये कटायन बन गया प्लस, और जब इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, लिया उससे, तो ये बन गया एनायन। तो यहाँ पे ऋण आवेशित कब होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उसको हम बोलेंगे एनायन। और आप देख सकते हैं कि कटायन में ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और अगर मैं एनायन की बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलते हैं पीछे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेगेटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं एनायन। ठीक है, ऋण आवेशित को क्या बोलते हैं? एनायन। Moving to the next question. According to Mendeleev's periodic law, the elements were arranged in the periodic table in the order of increasing atomic masses, decreasing atomic number, increasing atomic number या decreasing atomic masses. So basically ये किस पे डिपेंड करता है? परमाणु द्रव्यमान पे डिपेंड करता है या परमाणु संख्या पे डिपेंड करता है? आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ था वो डॉबर्नियर से स्टार्ट हुआ था। डॉबर्नियर ने ट्राइड्स दिया था। ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम जो है उन्होंने इसका ट्राइड्स बनाया था। ठीक है, उसके बाद आता है, तो ये डॉबर्नियर हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। उसके बाद आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज आया था। ठीक है, 8 आया था। उसके बाद आया मैंडलीव्स। मैंडलीव ने बेसिकली इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे बताया था, मास के बेसिस पे, एटॉमिक मासेस के बेस पे बताया था। उसके बाद आता है मोजले। ठीक है, मोजले जो है उन्होंने क्या बताया था? मोजले ने बताया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नंबर के बेसिस पे बताया था चीज़ें। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊँ, अकॉर्डिंग टू मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, सो एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए थे? एलिमेंट जो है वो अरेंज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सो आंसर ए आपका हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो इसमें कौन सा जो है वो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट है? यानी आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट कौन सा है? नियोन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या हीलियम है? चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आवर्त सारणी में क्या, आवर्त सारणी क्या होता है? ये जो है ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो पहला एलिमेंट है, इसमें मेटल या नॉन मेटल नहीं पूछा गया है, पहला एलिमेंट पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ओके, सो विच एलिमेंट इज फर्स्ट एलिमेंट? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन सार मिल्क। अगर मैं बात करूँ सार मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले देखते हैं लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड जो होता है वो सार मिल्क में प्रेजेंट होता है। जब भी दूध की बात आती है तो उसमें लैक्टिक एसिड, लैक्टो वर्ड जो है वो उससे रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, लैक्टो वर्ड रिलेटेड हो जाता है मिल्क से। अब अगर मैं बात करूँ कि साइट्रिक एसिड किस में होता है, तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि खट्टे फ्रूट्स में होता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो शुगर केन जूस में होता है। ठीक है, जो कितारी का जूस होता है जिसको गन्ना का जूस बोला जाता है, तो गन्ने के जूस में ग्लाइकोलिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड किस में होता है? ये विनेगर में होता है। किस में होता है? विनेगर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टेबल में है, अगर मैं ग्रुप्स, इसको बोलते हैं, ये जो है वो पीरियड है और ये जो है वो ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे इस ग्रुप की बात करूँ, इसमें अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँ तो कौन सी चीज़ इंक्रीज नहीं होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। मेटेलिक कैरेक्टर भी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज करती है। ओके, एटॉमिक रेडियस भी है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज करता जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो क्या इंक्रीज नहीं करती है? वो है वैलेंसी। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
विच ऑफ दिस इज अ ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट किसको बोलते हैं? अगर मैं बात करूँ ट्रेस एलिमेंट जिसको बोला जाता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, तो ट्रेस एलिमेंट उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन वाइटल होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या क्या है एसेंशियल में? आयरन है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, मैग्नीज है, सिलेनियम है, ये सारे आपके एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट में आता है, ठीक है। सो ट्रेस एलिमेंट का मतलब ये एसेंशियल लेकिन बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मैग्नीज एंड एन। अब यहाँ पे आप मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है वो Mg कहलाता है, ओके, और मैग्नीज जो होता है वो Mn कहलाता है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो मैग्नीशियम होता है। यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट पूछा गया बहुत कम अमाउंट में, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मैं देख रही हूँ आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो। चैनल को अपने, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे पूछा गया है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूँ तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर मैं बात करूँ A प्लस बी है, अगर मैं बात करूँ AB प्लस CD है, ठीक है, AB प्लस CD, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है AC प्लस BD बन जाता है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इन्हीं में से अगर कोई एक अगर डिस्प्लेस होगा तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इंडोथर्मिक में हीट जो है वो गेन की जाती है, ठीक है, किसी रिएक्शन में हीट जो है वो गेन की जाती है तो वो इंडोथर्मिक हो जाता है, ठीक है। तो इंडोथर्मिक तो इसका आंसर नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं एक बार रिएक्शन से समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सो बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ओके। चलो देखते हैं रिएक्शन को। ये है बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट, ओके। सो यहाँ पे बेरियम और सल्फेट जो है वो मिलके बेरियम सल्फेट बना लिया, और इसके आगे अगर मैं 2 लगा दूँ तो ये NaCl यानी सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेरियम और सल्फेट डिस्प्लेस हो गया है और यहाँ पे NaCl जाके मिल गया है, तो ये क्या ऑप्शन है, ये जो है वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। द्विविस्थापन प्रक्रिया, इसको द्विविस्थापन प्रक्रिया बोलते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Acidic solution in water conduct electricity because they produce chloride ion, sulfide ion, hydrogen ion और hydroxide ion। एक्चुअली क्या होता है, जब भी एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को पास की जाती है, ठीक है, तो उसमें H+ आयन जनरेट होता है, और H+ आयन क्या करता है, कैथोड से जाकर एक H+ आयन और ले लेता है और क्या करता है, H2 गैस बना लेता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाती है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन आयन। Moving to the next question, plaster of Paris hardens by changing into CaCO3, combining with water, giving carbon dioxide और giving out water। So plaster of Paris आप सबने देखा होगा, घर में अगर पेंट वेंट होता है तो उससे पहले plaster of Paris यूज़ किया जाता है। किसी का हाथ पैर टूट जाता है आपके फ्रेंड्स लोगों का, तो आप देखते हैं कि उसको प्लास्टर चढ़ गया है, ठीक है, और आप उसमें लिखते भी हो गेट वेल सून, लिखते हो ना, तो ये वही वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ओके। सो इमेजिन कीजिए उसको। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कब हार्डन होगा, जब हम इसमें वाटर को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबाइनिंग विथ वाटर। लेकिन मैं आपको एक रिएक्शन भी दिखाना चाहती हूँ, आइए उसको देखते हैं। इसका आंसर तो कंबाइनिंग विथ वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर मिलाने से पेरिस जो है वो हार्ड हो जाता है। अब आते हैं रिएक्शन पे। सी दिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी रेलवे जो है वो इसका फॉर्मूला भी पूछ लेती है, और जब इसमें फिर वाटर मिक्स किया जाता है तो ये बन जाता है CaSO4 डॉट TuH2O, और ये बन जाता है जिप्सम। तो आपसे कभी जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्मूला भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। इसको देखते हैं हम सबसे पहले। यहाँ देखिए, ये है ब्यूटेनॉन, ओके। सो ब्यूट, अगर मैं बात करूँ मीथेन, उसमें 1 कार्बन होगा। अगर मैं बात करूँ इथेन की तो उसमें 2 कार्बन होगा। अगर मैं बात करूँ प्रोपेन तो उसमें 3 कार्बन होगा। अगर मैं बात करूँ ब्यूटेन तो उसमें 4 कार्बन होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं ब्यूटेनॉन की बात करूँ तो C4H8O ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, और आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो किससे मिल रहा है, कीटोन से मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ओके। सो ब्यूटेनॉन इज अ 4 कंपाउंड जो कि वो कीटोन का एक फंक्शनल ग्रुप है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एल्कली मेटल। अल्कली मेटल जो है वो फर्स्ट कौन सा है, फ्रांसियम है, लिथियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है। आइए इसको पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में देखते हैं, ठीक है। ये है आपकी आवर्त सारणी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो फर्स्ट है, हाइड्रोजन को छोड़ के इधर जो आपको लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम दिख रहा है, ये अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल में सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, लिथियम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले की, तो उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके। ये जो 3 से 12 आप देख
देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। और ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स है उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो है ये आपका क्या है? नोबल गैसेज है। और इसके पहले जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दिख रहा है ये है आपका हैलोजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्कली मेटल में पहला मेटल कौन सा है, तो वो है लिथियम, ओके। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एल्कली मेटल, तो ये हो जाएगा आपका लिथियम। कौन सा हो जाएगा? लिथियम, क्योंकि यहाँ पे एल्कली पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who among the following discovered the presence of neutrons in the nucleus of an atom? So देखिए इतना बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें भी बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक, ईट पग नाच। अगर आपने देखा होगा, टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा साइंस का, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये ट्रिक मैंने बताया था। जिन्होंने नहीं देखा था आप जाके देखिए, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं। सो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन किससे रिलेटेड हो जाएगा? थॉमसन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पी से प्रोटॉन हो जाएगा और जी से गोल्डस्टीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन हो गया, गोल्डस्टीन। अब आता है एन फॉर न्यूट्रॉन, और जो किया था चैडविक ने, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जे जे चैडविक, ऑप्शन डी, ओके। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। सो आपको ये बेसिकली याद रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस बच्चे ने यहाँ पे पता है कि डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चैडविक आंसर होगा, स्टिल इसने गलत आंसर किया है। तो होता है एग्जाम का प्रेशर में जो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं उसको हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको टेस्ट देते वक्त, एग्जाम देते वक्त अपने आप को काम रखना है और आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ब्रोमीन, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस। देखा जाए तो ये चारों ही नॉन मेटल है, लेकिन पूछा गया है ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का ही एक फॉर्म है, ओके। कार्बन का ही एक फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है। तो गुड कंडक्टर होता है ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, कंडक्टर लगा हुआ है और बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, यानी ये सुचालक है, गुड कंडक्टर है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, कंडक्टर लगा हुआ है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये बैड कंडक्टर है, यानी कि कुचालक, ओके। सो अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये एक कार्बन का ही फॉर्म होता है, लेकिन ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओके। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेफाइट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो आज जो है क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, आप लोग के डिमांड थे कि क्वेश्चन नंबर इंक्रीज की। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, ओके। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है और आज मैंने 20 क्वेश्चन लिया है टोटल। आप लोग का डिमांड था कि क्वेश्चन नंबर इंक्रीज कीजिए, तो मैंने टोटल क्वेश्चन जो है वो 20 लिए हैं, ओके। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसमें चीज़ें जो हैं वो सेपरेट नहीं की जा सकती, अच्छे से घुल जाती है। जैसे अगर मैं वाटर में शुगर की बात करूँ तो इसमें दोनों जो है वो इजीली घुल जाएगा, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, ये इजीली घुल जाता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस वो है जिसमें पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड रह जाते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। अगर मैं वाटर में फ्लावर मिला दूँ यानी आटा मिला दूँ तो वो जो है वो मिक्स नहीं होगा, जो पार्टिकल है वो सस्पेंडेड रह जाएगा, ठीक है। तो इसका अब देखते हैं एक बार इसको एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ देखिए ये है सॉल्यूशन, ये है कोलॉइड और ये है सस्पेंशन, ओके। सो सॉल्यूशन जो है वो क्या है? वाटर है, ओके। यहाँ पे देखिए कोलॉइड है, कोलॉइड जो है वो है मिल्क। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो वाटर में आटा मिला दिया गया है और इसमें पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है नॉट विजिबल है, यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे से लाइट जो है वो इजीली पास कर पाती है। तो वो टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलॉइड में अप्लीकेबल होता है और सस्पेंशन में अप्लीकेबल होता है, सॉल्यूशन में अप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो पूछा गया और पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड, सस्पेंशन में हो जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। बेसिकली क्या बोला गया है कि इसमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। सो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसमें एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। इसको बोलते हैं मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। और इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए एक बार देख लेते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या करता है? बड़े बड़े नंबर्स को इजीली हैंडल करना
में हेल्प करता है, ठीक है। जब बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं 10⁻23, 10⁻52, इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो उसको ईजिली हैंडल करने के लिए ये एवोगैड्रो नंबर का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The word aqueous is written if the reactant or product is present: solution in kerosene, concentrated solution, solution in water और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन, जब भी एक्वस वर्ड आ जाए तो ये जो है वो वाटर से रिलेटेड होगा। ये आप बस रूट वर्ड की तरह इसको याद कर लीजिए कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ये वाटर की बात होती है। आइए देखते हैं एक बार कि सॉल्यूशन क्या होता है और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो एक लिक्विड होता है, जैसे पानी मान लीजिए। सॉल्यूट आप मान लीजिए सॉल्ट मान लीजिए या शुगर मान लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका सॉल्ट या शुगर, ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ एक्वस सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो हमेशा वाटर रहेगा, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है, सॉल्यूशन विथ लार्ज पार्टिकल्स जो कि मर्ज नहीं हो पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की बात की गई है, तो ये सॉल्यूशन इन वाटर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डैश इन नेचर: एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक और बोथ। देखते हैं एक बार, यहाँ पे हमने देखते हैं कि क्या है, ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ये बेसिकली एसिडिक इन नेचर है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, और O2 है, इसको मिला दिया और SO2 बना दिया। तो ये जो है वो SO2 ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ओके, so moving to the next question. During the chemical reaction, atomic number remains the same, change with temperature और change with volume. ओके, सो अगर मैं बात करूँ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक चेंज होता है या नहीं। लेट्स टेक द एग्जांपल और उसके बेसिस पे हम समझते हैं। हमने ले लिया H2 प्लस Cl2, ठीक है, और इससे हमें मिल गया 2HCl। ओके, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब ये रिएक्शन बनने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, यहाँ भी इसका एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा और इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज नहीं होता है, परमाणु का संख्या सेम रहता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum number of electrons that can be accommodated in M cell is 8, 32, 18 और 2, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, K सेल, L सेल, M सेल। ओके, सो बेसिकली ये जो अकोमोडेशन होता है वो इस फॉर्मूला पे बेस होता है, 2n²। ओके, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल K को, L को बोलते हैं सेकेंड सेल, ओके, M को बोलते हैं थर्ड सेल। ओके, सो अगर मैं बात करूँ इसमें M सेल के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। N की जगह पे 3 यूज़ करेंगे, 3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। सो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन सी, दैट इज 18। सो K में बेसिकली क्या होता है 2, L में क्या होता है 8, M में कितना होता है 18। ये आपको ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लीजिए, या आप सिंपली फॉर्मूला याद रख सकते हैं और उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर राइट क्या होगा। ओके, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, आंसर करें। ओके, एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपने आप पे बिलीव कीजिए और सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि अगर हम सोचते हैं कि हम जॉब ले सकते हैं या हम ये कर सकते हैं तो भी हम सही होते हैं, और अगर हम ये कहें कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, तो भी ये सही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है, हमारे माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहते हैं कि ये रेलवे की जॉब ऑपरेशन BD की आपकी हो जाए तो आपको वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये जॉब डेफिनेटली मिलेगी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।